नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लैब असिस्टेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक जो जंतु जगत का वर्गीकरण है उससे संबंधित 40 अत्यंत ही महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू हैं वो हम देखने वाले हैं। और ये जो एमसीक्यू हैं आपके पुराने जो पेपर हैं उन पेपर के आधार पर ही बनाए गए हैं। जो पुराने प्रश्न आए हैं उनको देखा गया है और उन्हीं के आधार पर इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो बनाए गए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको ये प्रश्न कैसे लगे जरूर बताना, कमेंट में जरूर लिखना। और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। यह है आज का पहला प्रश्न और पहला प्रश्न है ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित। ऑर्थोपोडा संघ में क्या लिखा हुआ है कि ऑर्थोपोडा में कौन सी विशेषता पाई जाती है। ऑर्थोपोडा संघ है यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है और इस संघ के अंतर्गत सभी कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, मच्छर ये सभी शामिल होते हैं। तो इसकी विशेषताएं देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि रीढ़ की हड्डी। तो ऑर्थोपोडा संघ नॉन कोऑर्डेटा संघ होता है, इसका रीढ़ की हड्डी तो बिल्कुल नहीं पाई जाती है। इसके बाद में लिखा हुआ है संयुक्त उपांग। देखो ऑर्थोपोडा है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑर्थो एक शब्द तो कौन सा है इसका, एक शब्द तो है ऑर्थो और एक है पोडा। इसका मतलब ये ऑर्थो का मतलब तो होता है संधि अर्थात जोड़ और पोडा का मतलब होता है पैर। पोडा का मतलब क्या होता है, पैर। अर्थात इन जीवों में संधि युक्त अर्थात जॉइंट वाले क्या पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं या उपांग पाए जाते हैं। तो इस कारण इसका सही आंसर कौन सा हो गया है, संयुक्त उपांग। पहले प्रश्न का जो सही आंसर हो गया है वो हो गया है संयुक्त उपांग। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 है कौन से संघ से संबंधित है, पोरीफेरा संघ। क्या लिखा हुआ है कि पोरीफेरा के प्राणियों में कौन सी विशेषता पाई जाती है। देखो दोस्तों पोरीफेरा का मतलब होता है, पोर का मतलब होता है छिद्र। पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र। अर्थात ये जो जीव होते हैं इनके शरीर पर बहुत सारे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ये इस संघ की सबसे मुख्य क्या होती है, विशेषता। तो यहां पर देखो कि ये एक कोशिकीय होते हैं, नहीं। पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इनका शरीर छिद्रयुक्त होता है, सही बात है। कशेरुका नहीं पाई जाती है, तंतुयुक्त पुंख ये भी नहीं पाए जाते हैं। इस कारण प्रश्न संख्या 2 का जो सही आंसर हो गया है वो कौन सा हो गया है हमारा, छिद्रयुक्त शरीर। नाम से भी पता चलता है। अभी तक तो दोनों प्रश्न थे वो एकदम सिंपल थे। यदि आपने उसका नाम भी पढ़ा है ढंग से तो आप वो प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। इसके बाद में यह है तीसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न है कौन से संघ से संबंधित है, मोलस्का। कौन से संघ से संबंधित है, मोलस्का के प्राणियों में कौन सा अंग सामान्य है। जब मोलस्का संघ हम देखते हैं तो इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, इसके अंदर ओयस्टर आता है, इसके अंतर्गत घोगा आता है, ये सारे जीव आते हैं, ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। और मोलस्का संघ होता है ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। अब देखते हैं इस प्रश्न को कि मोलस्का संघ के प्राणियों में कौन सा अंग सामान्य है। पहला आंसर है वो है रेड्यूला। पहला है वो क्या है, रेड्यूला। और रेड्यूला होता है ये मोलस्का संघ के मुख के अंदर पाया जाता है और जो भोजन को पीसने का कार्य करता है। जैसे हमारे मुख के अंदर पाए जाते हैं दांत, वैसे ही मोलस्का संघ के जीवों के मुख में क्या पाया जाता है, रेड्यूला। तो कौन सा अंग सामान्य हो गया है, रेड्यूला। बाकी नोटोकॉर्ड होता है ये तो किसमें पाया जाता है, कोर्डेटा में। जल संवहनी तंत्र होता है ये पोरीफेरा में पाया जाता है और गिल्फिन ये नहीं पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 3, मोलस्का में सामान्य अंग कौन सा हो गया है, रेड्यूला। फिर है प्रश्न संख्या 4 और इसमें पूछा हुआ है कशेरुकी। कशेरुकी आते हैं ये कौन से संघ में आते हैं, कोर्डेटा। कौन से संघ में आते हैं भाई, कोर्डेटा। कोर्डेटा का एक उपसंघ है। कोर्डेटा में 3 उपसंघ होते हैं। कितने उपसंघ होते हैं, 3। और उन 3 का नाम यदि हम देखें तो एक का नाम तो है यूरो कोर्डेटा,
एक का नाम तो है यूरोकोर्डेटा, दूसरे का नाम क्या है सिफेलोकोर्डेटा, दूसरे का नाम है सिफेलोकोर्डेटा, और तीसरे का नाम है वो है वर्टिब्रेटा। तीसरा उपसंग है वो है वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा को ही हिंदी में क्या कहते हैं कशेरुकी। वर्टिब्रेटा को हिंदी में क्या कहा जाता है कशेरुकी कहा जाता है। इस कारण कशेरुकी है वो कौन से संघ से संबंधित हो गया है कोर्डेटा। तो प्रश्न देखो भाई, कशेरुकी प्राणियों का संघ कौन सा है, अर्थात कशेरुकी कौन से संघ से संबंधित होते हैं। तो इसका आंसर हो गया कौन से संघ से संबंधित होते हैं भाई कोर्डेटा से। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 4। अब इसके बाद में हम बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 5 के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि जल से स्थलीय जीवन की ओर संक्रमण, जल से स्थलीय जीवन की ओर संक्रमण किस वर्ग में देखा जाता है। इसका मतलब, प्रश्न का मतलब यह हो गया है कि कौन से ऐसे जीव हैं, वर्ग में देखा जाता है, कौन सा ऐसा जीवों का वर्ग है जो जल से निकलकर कहां आया है स्थल पर आया है। वर्ग पूछ रहा है ना कि संघ। और यहां पर यदि हम वर्ग के बारे में बात करें तो यह कोर्डेटा से संबंधित प्रश्न है। और जब हम उभयचर अर्थात एम्फीबियन के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि ये जो जीव होते हैं ये जल में भी रह सकते हैं और स्थल में भी रह सकते हैं, अर्थात दोनों पर रहने की संभावना होती है, संक्रमणशील अवस्था पाई जाती है। संक्रमणशील का मतलब होता है ऐसी चीज जो किसी एक चीज से निकले और दूसरी जगह पर जाए, उस अवस्था को हम बोलते हैं संक्रमणशील अवस्था। तो ऐसी कौन सी में देखने को मिलेगी हमें उभयचर में, और उभयचर को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है एम्फीबिया कहा जाता है। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 6 अपृष्ठवंशी, और अपृष्ठवंशी को हम और किस नाम से जानते हैं इंग्लिश में, इसी को क्या बोला जाता है नॉन कोर्डेटा। इसी को क्या कहा जाता है नॉन कोर्डेटा। तो नॉन कोर्डेटा प्राणी किस आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। आप खुद ही ये अनुमान लगाओ, जब हम नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा में सबसे मुख्य जो अंतर करते हैं वो यही अंतर कर देते हैं कि कोर्डेटा है उसमें नोटोकोर्ड पाई जाती है। क्या पाई जाती है नोटोकोर्ड, और नॉन कोर्डेटा में नोटोकोर्ड नहीं पाई जाती, अर्थात पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती है। तो इसका सबसे मुख्य आधार है वो होता है नोटोकोर्ड की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति नोटोकोर्ड की उपस्थिति। बाकी इसके देख सकते हो भाई प्रजाति का नाम के आधार पर थोड़ी अलग करते हैं। शरीर की संरचना कशेरुका की उपस्थिति, कशेरुका की नहीं, कशेरुका तो आपकी किसके इसके उपसंग से संबंधित है। बिना कशेरुका वाले आपके कोर्डेटा में हो सकते हैं, लेकिन बिना नोटोकोर्ड वाले आपके कोर्डेटा में नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब नोटोकोर्ड पाया जाना क्या है जरूरी है, किसमें कोर्डेटा में। तो यह अंतर का सबसे मुख्य क्या है आधार है। तो यह हो गया हमारी प्रश्न संख्या 6। अगला प्रश्न देखो भाई, निम्न में से किस संघ में परजीवी प्राणी अधिक मिलते हैं। ऐसा संघ देखना है जिसके सदस्य ज्यादातर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। और ऐसा जो संघ होता है इसमें 2 संघ सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो प्लेटीहेल्मिन्थीज और एक एस्केहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज होता है, इसके अंतर्गत जैसे टीनिया आता है, इसके अंतर्गत टेपवर्म, लीवर फ्लूक आता है, ये सारे के सारे इसी में आते हैं और ये ज्यादातर क्या होते हैं परजीवी के रूप में ही पाए जाते हैं। एस्केरिस जो आपके नेक्स्ट संघ से संबंधित है एस्केहेल्मिन्थीज, वो भी परजीवी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि यहां पर देखा जाए इन 4 में से, तो इन 4 में सबसे ज्यादा परजीवी कौन से संघ में मिलते हैं हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज। भाई एनेलिडा, कोर्डेटा, निडेरिया और प्लेटीहेल्मिन्थीज में से सबसे ज्यादा किसमें मिलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज में। इसके बाद में देखो भाई प्रश्न संख्या 8, केंचुआ किस संघ में आता है। केंचुआ है वो कौन से संघ से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि जो ये केंचुआ होता है इसके शरीर में लगभग 100 से लेकर, केंचुआ के शरीर में 100 से लेकर 120 तक क्या पाए जाते हैं खंड पाए जाते हैं।
अर्थात केंचुआ में खंडन पाया जाता है। और ऐसा खंडन हमें कौन से संघ में देखने को मिलता है? तो वो संघ होता है कौन सा? आपका एनेलिडा। कौन सा संघ होता है? एनेलिडा। तो केंचुआ कौन से संघ में आ गया भाई? एनेलिडा, निडेरिया, पोरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा। तो इनमें से कौन सा संघ हो गया है? एनेलिडा संघ में आता है। इसके बाद में अगला प्रश्न, ऑर्थोपोडा कौन से संघ से संबंधित हो गया है? ऑर्थोपोडा में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑर्थोपोडा है जिसके अंतर्गत कीट वगैरह आते हैं, कॉकरोच आता है, उसमें कौन सा परिसंचरण पाया जाता है? दोस्तों परिसंचरण होता है वो दो तरीके का होता है। परिसंचरण कितने तरीके का होता है? दो। एक तो होता है बंद परिसंचरण और एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र। जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है इसमें जो रक्त होता है ये वाहिनियों की सहायता से, किसकी सहायता से? वाहिनियों की सहायता से, केशिकाओं की सहायता से, केशिकाओं जिन्हें हम कैपिलरी कहते हैं उनकी सहायता से प्रत्येक अंग तक पहुंचता है। जबकि खुला परिसंचरण होता है इसमें जो रक्त होता है वो क्या होता है? एक गुहा होती है, उस गुहा में भरा रहता है और उस गुहा के अंदर क्या होते हैं? बाकी सारे अंग डूबे हुए होते हैं। अर्थात वाहिनियों के द्वारा और केशिकाओं के द्वारा अंगों तक नहीं पहुंचाया जाता है। तो ऑर्थोपोडा में इन दोनों में से कौन सा होता है भाई? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कौन सा परिसंचरण है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इनमें से हो गया है इसका आंसर खुला परिसंचरण। कौन सा हो गया है? खुला परिसंचरण। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, नाइडेरिया के प्राणियों में साधारणतः कौन सी अवस्था अधिक होती है? नाइडेरिया, नाइडेरिया का ही दूसरा नाम कौन सा होता है? स्लेंट्रेटा। नाइडेरिया का दूसरा नाम कौन सा है? स्लेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा के प्राणियों में उनका जो शरीर होता है वो कौन सी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जो सिलेंट्रेटा होता है उसका जो शरीर होता है दो अवस्थाओं में देखने को मिलता है। एक तो होती है इसकी पोलिप अवस्था और एक होती है इसकी कौन सी अवस्था? मेडूसा अवस्था। पोलिप अवस्था होती है वो एक जगह पर रहती है, आपने देखा होगा डायग्राम भी कि एक जगह पे रहती है। और जो मेडूसा अवस्था होती है ये छतरी जैसी होती है और तैरती रहती है, मुक्त प्लावी होती है। तो यहां पर यदि हम देखें, जैसे इसका उदाहरण होता है पोलिप अवस्था का हाइड्रा, मेडूसा अवस्था का उदाहरण होता है वो होता है जेली फिश। कौन सा होता है? जेली फिश। तो इस सिलेंट्रेटा संघ के जो जीव होते हैं या तो पोलिप अवस्था में होते हैं या फिर मेडूसा अवस्था में होते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो आपके दोनों ही अवस्थाओं में देखने को मिलते हैं, अर्थात वो पोलिप अवस्था में भी हैं और मेडूसा अवस्था में भी हैं। अर्थात उनमें पीडी एकांतरण पाया जाता है। ये वाली संरचना इसमें बदल सकती है और ये वाली इसमें भी बदल सकती है। ये वाली जब बदलती है तो ये बदलती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, अर्थात अलैंगिक जनन से। और मेडूसा इसमें कौन सी जनन से बदलती है? वो बदलती है लैंगिक जनन से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि कौन सी दो अवस्थाएं पाई जाती हैं? पोलिप और मेडूसा। देखो आंसर में पोलिप भी देखने को मिलती हैं और मेडूसा भी, प्लवक अवस्था नहीं, अर्थात ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। तो ये इसका सही आंसर हो गया है। तो इसका सही आंसर हो गया है पोलिप और मेडूसा। दोस्तों आप सभी को ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर लिखना। यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, और यदि समझ में नहीं आ रहे तो कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया यार वो कमेंट करें, उसको आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, प्रश्न संख्या 11, प्लेटीहेल्मिन्थीज में शरीर की सममिति होती है। सममिति का मतलब क्या होता है? देखो सममिति वैसे तो आपको बताया हुआ है लेकिन फिर भी मैं बता दूं, सममिति का मतलब होता है कि मान लो ये कोई भी जीव है, या तो ये जीव है या ऐसे मान लो कि ये कोई जीव है। अब सममिति का मतलब जब किसी भी जीव को किसी एक तल से विभाजित किया जाता है और विभाजित होने के बाद यदि वो दो समान भागों में विभाजित हो जाता है तो उसे बोला जाता है सममिति का तल।
क्या बोला जाता है? सममिति का तल। अगर मान लो कोई जीव है, जैसे ये वाला जीव है, इसको मैं यहां से काटूंगा तो भी ये दो समान भाग बन गए, यहां से काटूंगा तो ये दो समान भाग बन गए, इधर से काटूंगा तो ये वाला और ये वाला दो समान भाग बन गए, यहां से काटूंगा तो ये वाला और ये वाला समान भाग बन गए। अर्थात ऐसे जीव जिसको किसी भी तल से काटा जाए और दो समान भागों में विभाजित हो जाए, तो ऐसे जीवों को तो हम बोलते हैं अरीय सममित। क्या बोलते हैं? अरीय सममित। और ऐसे जीव जिसको किसी भी तल से, यहां इसको काटो भाई, देखो यहां से काटेंगे, क्या ये और ये भाग समान है? नहीं। इधर से मैं काटूंगा तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला भाग समान है? नहीं। अर्थात ऐसा जीव जिसको किसी भी तल से काटा जाए और वो दो समान भागों में विभाजित नहीं हो सके, तो ऐसे जीव को बोलते हैं असम्मित। भाई उसमें कोई सम्मिति का तल उपस्थित नहीं है। तो दो तो सम्मिति ये होगी। तीसरी सम्मिति देखो भाई, तीसरी समिति जैसे मनुष्य होता है, जैसे मैं एक नॉर्मल सा डायग्राम बना रहा हूं भाई, हंसना नहीं है किसी को भी। तो ये यहां से देखो मनुष्य है, मनुष्य को यदि यहां से एक तल है जहां से यदि काटा जाए तो ये एक तल होता है जिसे दायां और बायां भाग बनता है, और इस तल से यदि काटा जाएगा तो ये दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। बाकी यदि इसको ऐसे काटा जाए तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला दो समान भाग नहीं होंगे। अर्थात मनुष्य में केवल एक ही तल होता है जिससे उसे दो समान भागों में विभाजित किया जा सकता है, और वो दो समान भाग बनते हैं पार्श्व। एक तो बनता है बायां भाग, ये बायां भाग हो गया, ये दायां भाग हो गया। तो दायां भाग और बायां भाग बनता है, पार्श्व हिस्से बनते हैं। इस कारण इस सममिति को हम बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व सममिति। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार की सममिति पाई जाती है। अभी ये पूछ रहा है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में शरीर की सममिति कौन सी होती है इन तीनों में से? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, जैसे मान लो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, इसमें ये एक है जिसको हम बोलते हैं लीवर फ्लूक अर्थात पर्णक्रमी। तो इसको ऐसे काटोगे तो क्या दो समान भाग है? नहीं। लेकिन इस तल से काटा जाए तो ये दो समान भागों में विभाजित हो जाता है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, अर्थात एक तल है। इस कारण से जो आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं उसमें कौन सी सममिति पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। कौन सी सममिति? द्विपार्श्व सममिति। बाकी नेक्स्ट देखो भाई, सरीसृपों में, किसमें? सरीसृप। इसका सीधा सा उदाहरण आप याद रखो, सांप। सरीसृप में सांप भी आते हैं, मगरमच्छ भी आता है। सरीसृप में इसके अलावा छिपकली भी आती है। तो ये सरीसृप में है। तो इनमें देखो भाई सरीसृपों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? कौन सी विशेषता? देखो चार कौन सी देख, नम त्वचा। आप ये बताओ, क्या जो मगरमच्छ होता है उसकी त्वचा एकदम नम होती है, एकदम चिकनी त्वचा होती है? नहीं। सांप की त्वचा चिकनी नहीं होती है, खुरदरी त्वचा होती है। वैसे ही छिपकली की भी नम त्वचा मतलब गीली त्वचा नहीं होती है। तो नम त्वचा नहीं होती है। गलफड़े पाए जाते हैं क्या छिपकली में या सांप में? नहीं, गलफड़े तो जलीय जीवों में पाए जाते हैं। परिवर्तनशील लार्वा, क्या लार्वा होता है? नहीं, ये ज्यादातर क्या देते हैं? अंडे देते हैं। तो इसका मतलब इनमें क्या पाई जाती है? शीत रक्तता। क्या पाई जाती है? शीत रक्तता पाई जाती है। शीत रक्तता का क्या मतलब होता है भाई? अर्थात इनका जो रक्त होता है वो ठंडे प्रकार का होता है, अर्थात इनके शरीर का तापमान होता है वो वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। ये असमतापी होते हैं। जैसे मनुष्य का तापमान तो निश्चित रहता है, लेकिन जो सरीसृप होते हैं उनका तापमान निश्चित नहीं रहता है। तो शीत रक्तता का मतलब हो गया है असमतापी। कैसे हो गए हैं? असमतापी। तो सरीसृप कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, प्रश्न संख्या 13। कार्टिलिजिनियस मतलब उपास्तिल। कौन सी मछलियां? उपास्तिल मछलियां। तो कार्टिलिजिनियस मछलियों का उदाहरण है।
आपको बताया गया था कि कार्टिलेजियस मछलियां होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं और इनके दांत होते हैं, इनके जो जबड़े होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, ये मनुष्य को भी खा जाती हैं। अर्थात बहुत बड़े साइज वाली मछलियां होती हैं, वो किस में शामिल होती हैं? उपास्तिल मछलियों में, जिसमें आपकी होगी ग्रेट व्हाइट शार्क होती है, वो होती है, व्हेल शार्क होती है, वो होती है, ये सब कुछ इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। यहां पे देखो रोहू, रोहू तो आपकी अस्तिल मछली है, तो ये नहीं है। कतला, ये भी अस्तिल मछली है। बेराकुडा, ये भी नहीं है। जो शार्क है, शार्क को देखते ही आपके दिमाग में एक चित्र आता है कि बहुत बड़ी मछलियां होती हैं और शार्क होती हैं, बार बार ऊपर की तरफ आती हैं और ये किसी भी जीव को खा सकती हैं, कितना ही बड़ा जीव हो उसको खा जाती हैं, मनुष्य को भी खा जाती हैं। तो भाई इनको से ध्यान से ही रहना, समुद्र के आसपास जाना भी नहीं बिल्कुल भी, और जाओ तो शार्क का तो बिल्कुल ध्यान रखना कि इनके आसपास नहीं जाना है, क्योंकि दांत होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं। इसके बाद में देखो भाई, सरीसृपों का हृदय सामान्यतः होता है। देखो इसके बारे में एक बात आपको बताई हुई है, मैं आपको लिखूं। एक तो है मछली, क्या है? मछली। मछली के बाद में एक हम देखते हैं उभयचर, फिर इसके बाद में एक देखते हैं हम सरीसृप, फिर इसके बाद में एक हम देखते हैं पक्षी, और उसके बाद में एक हम देखते हैं स्तनधारी। तो ये जीवों के हमने कितने समूह लिख दिए हैं? 1 2 3 4 5। इनमें यदि मैं हृदय है, उस हृदय में कोष्टक कितने हैं, कितने चेंबर हैं, कितने चेंबर हैं? तो मछली है, उसके हृदय में केवल 2 चेंबर पाए जाते हैं। उभयचर है, उसके हृदय में भी कितने चेंबर है? 2, अर्थात मेंढक में। सरीसृप में कितने होते हैं? 3। सरीसृप में कितने होते हैं? 3। लेकिन याद रखना, सरीसृप में एक जीव है जिसका नाम है मगरमच्छ। कौन सा जीव है? मगरमच्छ। और उसमें कितने चेंबर पाए जाते हैं? 4। बाकी सब सरीसृपों में कितने चेंबर होते हैं, कितने कोष्टक होते हैं? 3। 2 आलिंद्र, 1 निलय। पक्षियों में कितने होते हैं? 4। और स्तनधारी में भी कितने होते हैं? 4। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि मछली में 2, उभयचर में 2, सरीसृप में 3, जबकि मगरमच्छ में कितने हैं? 4, पक्षियों में 4 और स्तनधारी में भी 4। देखो भाई, सरीसृपों में हृदय होता है सामान्यतः 2 कक्षीय, 3 कक्षीय, 4 कक्षीय, कक्षाविहीन। तो कक्षाविहीन थोड़ी होता है, ये गलत। 4 वाला गलत, और 3 वाला भी, सॉरी 3 होते हैं ये तो पाए जाते हैं, और 2 वाला हो गया है क्या? गलत। तो इस प्रकार से सरीसृपों का हृदय होता है, उसमें कितने कोष्टक पाए जाते हैं? 3 कोष्टक पाए जाते हैं, जिनमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। नेक्स्ट देखो भाई, प्रोटोकोर्डेटा। तो प्रोटोकोर्डेटा है, इसमें कौन सा लक्षण मिलता है? सबसे पहले तो देखो प्रोटोकोर्डेटा होते क्या है। अभी आपको बताया था कि जो कोर्डेटा संघ होता है, इसमें 3 उपसंघ होते हैं। कितने उपसंघ होते हैं? 3। एक होता है प्रोटोकोर्डेटा, एक होता है सिफेलोकोर्डेटा, और एक होता है वर्टिब्रेटा। 3 आपके उपसंघ होते हैं कोर्डेटा में। तो जो प्रोटोकोर्डेटा नहीं रहे, यूरोकोर्डेटा। कौन सा होता है? यूरोकोर्डेटा। तो 3 उपसंघ होते हैं, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा होता है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम कह देते हैं प्रोटोकोर्डेटा। क्या कहते हैं? प्रोटोकोर्डेटा। तो प्रोटोकोर्डेटा में यूरोकोर्डेटा भी आता है, सिफेलोकोर्डेटा भी आता है। तो देखो इनमें प्रोटोकोर्डेटा में कौन सा लक्षण मिलता है? तो प्रोटोकोर्डेटा में देखो, पूर्ण विकसित कशेरुका नहीं, वो तो आपके वर्टिब्रेटा में मिलेगी। मजबूत जबड़े, ये भी किसका लक्षण है? वर्टिब्रेटा का। पंखों की उपस्थिति, ये भी किसका लक्षण है? वर्टिब्रेटा का। अर्थात नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन कौन सी अवस्था में? प्रारंभिक अवस्था में। क्योंकि यूरोकोर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो उसकी पूरे जीवन भर नहीं होती, बल्कि लार्वा की, और लार्वा की भी किसमें? केवल पूंछ में। सिफेलोकोर्डेटा में होती तो जीवन भर है और पूरे शरीर में होती हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में
होती हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो गया भाई? प्रारंभिक नोटोकॉर्ड पाई जाती है। मेंढक में कैसा निषेचन होता है? निषेचन का मतलब क्या होता है भाई? नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना, नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना। और ये कहां मिलते हैं? जब दोनों युग्मक होते हैं शरीर के अंदर मिलते हैं, किसी जीव के शरीर के अंदर, तब तो उसको बोलते हैं आंतरिक निषेचन। और शरीर के बाहर जब पानी में मिलते हैं तब उसे बोलते हैं बाह्य निषेचन। तो मेंढक में कैसा निषेचन होता है? पानी में निषेचन होता है, इसका मतलब बाह्य निषेचन पाया जाता है। मेंढक में कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, ऑक्टोपस कौन सा जीव है? ऑक्टोपस। और ये ऑक्टोपस कौन से संघ में होता है? यदि आप इसके बारे में बताओ तो जरूर बताना। तो ऑक्टोपस में रक्त का रंग कैसा होता है? नीला। रक्त का रंग कैसा है? नीला। और क्यों है भाई? किसके कारण होता है? चलो ऑक्टोपस के बारे में बाद में बात करते हैं। मनुष्य है, मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है भाई? लाल। लाल ही होता है ना? यदि किसी के रक्त का रंग अलग है तो बताना भाई जरूर। मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। और ये जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है? क्योंकि मनुष्य के रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और उसी हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के जो रक्त है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब ये बोल रहा है कि भाई ऑक्टोपस का रक्त कैसे होता है? नीले रंग का होता है। क्यों भाई? तो कोई ना कोई चीज तो उसमें भी होगी ना, उसके रक्त में भी। जैसे हमारे में लाल है तो हीमोग्लोबिन है, उसमें क्यों है भाई? क्योंकि उसमें एक पदार्थ है जिसका नाम है हीमोसाइनिन। कौन सा पदार्थ है? हीमोसाइनिन नाम का पदार्थ है, जिसके कारण उसके रक्त का रंग कैसा हो जाता है? नीला। मनुष्य का लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्लोरोफिल तो पत्तियों में होता है और हरा रंग होता है। फेरिस आयन, आयन के कारण नहीं होता है। ये आयन तो हमारा किसमें? हीमोग्लोबिन में ही पाया जाता है। तो भाई उसका रक्त का रंग नीला क्यों होता है? याद रखना, हीमोसाइनिन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में पूछ रहा है स्पंज। कौन सा संघ हो गया? स्पंज है तो पोरीफेरा। कौन सा संघ हो गया है? पोरीफेरा। में जल धारा तंत्र से जल किस छिद्र से बाहर की ओर निकलता है? देखो पोरीफेरा होते हैं ना, उनका जो शरीर होता है उसके शरीर के ऊपर, क्योंकि ये पोरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं वो स्थिर एक जगह पर जुड़े रहते हैं, इनके शरीर पर छोटे छोटे ऐसे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं, तभी तो इनका नाम पोरीफेरा पड़ा है। ये जो छोटे छिद्र होते हैं इनको तो हम बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलते हैं? ओस्टिया। इनसे तो पानी अंदर प्रवेश करता है, जल में ही पाए जाते हैं तो अंदर प्रवेश करता है और यहां से बाहर निकलता है। एक बड़ा छिद्र होता है और इस बड़े छिद्र को हम क्या बोलते हैं? ओस्कुलम। इस बड़े छिद्र को क्या बोलते हैं? ओस्कुलम बोलते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है भाई? स्पंज में जल धारा तंत्र से जल किस छिद्र से, मतलब कौन से छिद्र से बाहर निकलता है? अंदर तो जाता है ओस्टिया से और बाहर निकलता है किससे? ओस्कुलम से। तो यहां पर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ओस्कुलम। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ओस्कुलम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, मेटामेरिज्म। एक घटना होती है मेटामेरिज्म। क्या होती है भाई मेटामेरिज्म? मान लो ये कोई जीव है और इस जीव के शरीर पर ऐसे, जिसका शरीर है वो खंडों में विभाजित हो। किसमें विभाजित हो? खंडों में। और ये खंड बाहर तो दिखते ही दिखते हैं, यदि वो खंड शरीर के अंदर भी हो, मतलब अंदर भी खंड हो, अलग भी ट्रेन के जैसे डिब्बे हो, जैसे ट्रेन में डिब्बे होते हैं तो अलग अलग हिस्से बन जाते हैं, वैसे ही इसके शरीर में भी यदि खंड हो, बाहर तो दिखे ही दिखे, अंदर भी हो, तो इस घटना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। क्या बोलते हैं भाई? मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म किसकी पहचान है? आपको उदाहरण याद आ रहा है? केंचुआ। अभी बताया था केंचुए में 100 से लेकर 120 खंड पाए जाते हैं, अंदर भी बाहर भी।
तो मेटामेरिज्म होता है। और अब आप खुद बताओ कि जो आपका केंचुआ होता है वो कौन से संघ से संबंधित होता है। तो इसमें लिखा हुआ है किसकी पहचान है भाई, तो केंचुआ हमने बताया था एनेलिडा संघ में पाया जाता है। तो कौन से संघ में मेटामेरिज्म में पाया जाता है, एनेलिडा संघ में मेटामेरिज्म में पाया जाता है। यह है यूरोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा के लार्वा में कौन सी संरचना स्पष्ट होती है। अभी आपको बताया यूरोकोर्डेटा की जो लार्वा होती है उसकी पूंछ के अंदर क्या पाया जाता है, नोटोकोर्ड पाया जाता है, और इसी कारण से इसको कोर्डेटा में रखा गया है। तो क्या पाई जाती है, नोटोकोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, स्तनधारियों में किस प्रकार का ताप नियंत्रण पाया जाता है। अभी आपको बताया था कि जो सरीसृप होते हैं उनका रक्त होती है वो ठंडे प्रकार का होता है, अर्थात असमतापी होते हैं। लेकिन पक्षी, एक तो कौन सा वर्ग, पक्षी वर्ग, और एक होता है स्तनधारी। कौन सा, स्तनधारी। इसके अलावा मैं एक लिख दूं मछली, कौन सा लिख दूं, मछली। एक लिख दूं मैं आपका कौन सा, उभयचर, और एक लिख दूं रेप्टेलिया अर्थात सरीसृप। तो मछली में रक्त कैसा होता है, शीत, कहने का मतलब असमतापी। उभयचर में भी शीत, ठंडा। रेप्टेलिया में भी शीत। जबकि पक्षी और स्तनधारी होते हैं इनमें पाई जाती है उष्ण रक्तता। उष्ण रक्तता का मतलब हो गया है कि इनके जो शरीर होता है उसका तापमान होता है वो निश्चित बना रहता है, चाहे वातावरण का तापमान कैसा ही हो। जैसे मनुष्य के शरीर का तापमान कितना रहता है भाई, 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो देखो भाई, क्या स्तनधारियों में शीत रक्तता पाई जाती है, नहीं। स्तनधारियों में कौन सी रक्तता पाई जाती है, उष्ण रक्तता पाई जाती है। क्या बदलता रहता है, नहीं। निर्भर करता है, नहीं। चाहे से ठंड हो, चाहे से गर्मी हो, चाहे से बरसात हो, हमारे शरीर का तापमान कितना रहेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर का यदि ज्यादा हो रहा है तो हम क्या करते हैं, पसीना आता है हमारे शरीर पर, फिर मेंटेन होता है। अगर बाहर कम तापमान हो रहा है जैसे सर्दियों में, तो हमारे शरीर में कपकपी लग जाती है, हमारा शरीर क्या होता है कि अपने आप को गर्म करता है। तो इस प्रकार से स्तनधारियों में कैसी होती है, उष्ण रक्तता पाई जाती है। इसके बाद में देखो डॉल्फिन। अब डॉल्फिन नाम सुनते ही, डॉल्फिन किस समूह के सदस्य हैं। डॉल्फिन नाम सुनते ही आपको क्या लगता है कि डॉल्फिन एक प्रकार की मछली होती है, और मछली होती हैं वो कौन से महावर्ग में आती हैं, पिसीज। मछली कौन से महावर्ग में आती हैं, पिसीज। लेकिन डॉल्फिन है वो पिसीज महावर्ग में नहीं आती हैं। डॉल्फिन वास्तव में मछली नहीं मानी जाती है क्योंकि उसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। डॉल्फिन में क्या पाई जाती हैं, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इस कारण से डॉल्फिन किस में आती है भाई, स्तनधारी में आती है। किस में आती है, स्तनधारी। और एक और उदाहरण आपको याद रखना है कि जो ब्लू व्हेल होती है, व्हेल मछली होती है, वो भी किस में आती है, स्तनधारी में। एक चमगादड़ है, लगता पक्षी है, लेकिन किस में आता है, स्तनधारी में शामिल होता है। तो ये याद रखना भाई। तो क्या मछली है, नहीं। उभयचर है, नहीं। सरीसृप है, नहीं। बल्कि क्या है, स्तनधारी है। किसका किसका याद रखना है, चमगादड़ का याद रखना, पक्षी नहीं आता, पक्षी वर्ग में नहीं आता है। इसके अलावा व्हेल मछली, डॉल्फिन भी नहीं आती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद में लिखा हुआ है कि प्राणी जगत में वर्गीकरण का सर्वोच्च आधार कौन सा है। प्राणी जगत का, जब जंतु जगत का वर्गीकरण करते हैं तो इसके बहुत सारे आधार होते हैं, जैसे शारीरिक संगठन का स्तर हो गया, जैसे सम्मिति हो गई, इसके अलावा गुहा की उपस्थिति हो गई, जो भ्रूण है उसके अंदर परतों की संख्या हो गई। ये सारे के सारे आधार होते हैं। यहां पर देखो कौन सा है, क्या शरीर की आकृति, नहीं। जनन कैसे हो रहा है, नहीं। आवास, नहीं। भ्रूण के विकास में जर्म लेयर, लेयर का मतलब हो गया परत, भाई कितनी परत पाई जाती है, इसके आधार पर डिवाइड किया जाता है। कितने प्रकारों में, 2। एक तो होता है द्विकोर की, कौन सा होता है, द्विकोर की, और एक होता है त्रिकोर की। कैसा होता है, त्रिकोर की होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो
भ्रूण के विकास में जर्म लेयर की उपस्थिति है, यह वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। नेक्स्ट देखो भाई, तो ये इसका सही आंसर हो गया। समुद्री तारों में, कहने का मतलब तारा मछली है, कौन सा है, तारा मछली में पुनर्जीवन की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। किसके कारण? पुनर्जीवन का मतलब यदि तारा मछली होती है उसके पास 5 भुजाएं होती हैं, अब उनमें से यदि एक भुजा टूट जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वो एक नया जीव बना लेती हैं। वो क्यों भाई? क्योंकि उनके पास एक जल धमनी तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक ट्यूब सिस्टम पाया जाता है, और जिसके कारण से उनमें पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। बाकी ये सारे के सारे नहीं होते। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नोटोकोड। और नोटोकोड किस में पाया जाता है? कोर्डेटा में। तो नोटोकोड जीवन के किस चरण में कोर्डेट में उपस्थित रहना अनिवार्य है? कोर्डेटा में बोला गया था कि भाई नोटोकोड होना चाहिए। कब? क्या पूरे जीवन काल होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। क्या भ्रूण अवस्था में होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। क्या लार्वा अवस्था में होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है। कोर्डेटा का एक मुख्य जो विशेषता है वो है कि नोटोकोड जीवन की किसी भी अवस्था में, वयस्क हो, लार्वा हो, भ्रूणीय अवस्था हो, किसी भी अवस्था में यदि नोटोकोड उपस्थित है, चाहे से वो पूरे शरीर में उपस्थित हो और चाहे से उसके किसी भी भाग में उपस्थित हो, तो वो किस में रखा जाएगा? कोर्डेटा में रखा जाएगा। तो केवल वयस्क अवस्था में हो क्या? नहीं। भ्रूणीय अवस्था में नहीं, कभी उपस्थित नहीं होता है, यह भी नहीं, होनी चाहिए, लेकिन किसी भी एक अवस्था में, किसी भी एक अवस्था में यदि नोटोकोड है तो वो किसके अंदर शामिल होगा? कोर्डेटा में शामिल होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, प्रश्न संख्या 26, ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है जल नियंत्रण, जल परासरण नियंत्रण। किसमें अधिक विकसित होता है? होता तो छोटे जीवों में भी है, लेकिन सबसे बढ़िया प्रकार का ओस्मो रेगुलेशन किसमें पाया जाता है? तो इसमें जो कार्य करती हैं वो करती हैं किडनी, गुर्दे इसमें कार्य करते हैं, और ये सबसे बढ़िया पाया जाता है वो पक्षियों में, और इसके अलावा किसमें पाया जाता है? स्तनधारियों में पाया जाता है, क्योंकि ये दोनों सबसे उच्च वर्ग होते हैं। कोर्डेटा में भी सबसे उच्च वर्ग तो स्तनधारी, उससे पहले पक्षी वर्ग। तो मछलियां, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, इन दोनों में से बताना है हमें, इन चारों में से। तो पक्षी से भी बढ़िया किसमें होता है? स्तनधारी में होता है। किसमें होता है? स्तनधारी। सबसे बढ़िया ओस्मो रेगुलेशन किसमें होता है? स्तनधारियों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा होते हैं, इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं? कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कांटे, जैसे तारा मछली में होते हैं। तो एकाइनोडर्मेटा का लार्वा किस प्रकार की समिति दर्शाता है? अभी आपको बताया था समिति 3 प्रकार की होती हैं, असमिति, अरीय समिति और द्विपार्श्व समूह समिति। ध्यान से सुनने की बात यह है कि जो एकाइनोडर्मेटा होती है उसकी एक तो जो लार्वा अवस्था होती है और एक होती है वयस्क अवस्था। कौन सी होती है? वयस्क अवस्था। तो जो लार्वा अवस्था होती है, इस लार्वा अवस्था में तो पाई जाती है कौन सी समिति? द्विपार्श्व समिति। और जबकि वयस्क अवस्था में कौन सी होती है? अरीय समिति। तो ये पूछ रहा है लार्वा अवस्था में, तो कौन सी हो जाएगी? द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, हृदय की सबसे उन्नत रचना किसमें मिलती है? अभी आपको बताया था, मछली में 2 होते हैं, उभयचर में 2 होते हैं, सरीसृप में 3, मगरमच्छ में 4। मगरमच्छ हालांकि सरीसृप में आता है लेकिन उसमें 4, पक्षी में 4, स्तनधारियों में 4। तो ये पूछ रहा है किस किस में सबसे ज्यादा होंगे? पक्षी और स्तनधारी, इनमें 4-4 पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स का मतलब होता है ज्वाला कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? ज्वाला कोशिकाएं। और ये ज्वाला कोशिकाएं कौन से संघ में पाई जाती हैं? प्लेटी हेलमंथीज। किस में पाई जाती हैं? प्लेटी हेलमंथीज। किसका कार्य करती हैं? उत्सर्जन का।
ये ज्वाला कोशिकाएं किसका कार्य करती हैं? उत्सर्जन का। लेकिन कौन से संघ में पाई जाती हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। तो फ्लेम सेल किसमें उत्सर्जी तंत्र हेतु होती हैं? तो किसमें आ जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। नेक्स्ट प्रश्न, मेलपिगी ट्यूब्यूल्स, कहने का मतलब मेलपिगी नलिकाएं उत्सर्जन हेतु किसमें पाई जाती हैं? मेलपिगी नलिकाएं किसमें पाई जाती हैं, हमें याद रखना है। तो वो पाई जाती हैं किसमें? ऑर्थोपोडा में। मेलपिगी नलिकाएं कौन से में पाई जाती हैं? ऑर्थोपोडा। और इसका भी उदाहरण याद रख लेना, कॉकरोच। कॉकरोच वाले में क्या पाई जाती हैं? मेलपिगी नलिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखो भाई, रेशम बनाने वाला जीव किस संघ से संबंधित है? तो रेशम बनाने वाला तो कीड़ा होता है, और कीड़े कीट पतंगे सारे के सारे कौन से संघ में शामिल होते हैं? ऑर्थोपोडा में शामिल होते हैं। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 31। अब आ जाता है नाइडेरिया। नाइडेरिया का मतलब जो किसी से नहीं डरे, किसी से नहीं डरे। और क्यों नहीं डरे भाई? यदि कोई चोर लुटेरा आ गया और वो लूट रहा है, तो आप उससे डरोगे कि नहीं डरोगे? कि उसके पास बंदूक है या कोई हथियार है, तो डरोगे कि नहीं डरोगे? डरोगे, सीधी सी बात है। और कोई नहीं डर रहा, इसका मतलब यह है कि उसके पास भी कोई ना कोई हथियार है, तभी कोई निडर होता है। तो ये जीव निडर क्यों है? क्योंकि इनके पास कोई ना कोई हथियार है। और वह हथियार क्या है? कि इनके पास सुईनुमा डंक है। जैसे डंक मक्खियों के, मधुमक्खियों के पास होता है, वैसा ही डंक इनके पास है। जिन विष ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? तो इनमें जो कोशिकाएं होती हैं जो ये डंक वाली कार्य करती हैं, उनको बोलते हैं हम निमेटोसाइट या निमेटोब्लास्ट। तो क्या बोलते हैं? निमेटोसाइट या निमेटोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, नेमेटोड। नेमेटोड होते हैं वो हम किसको कहते हैं? एस्के हेल्मिन्थीज को। नेमेटोड किसका दूसरा नाम है? एस्के हेल्मिन्थीज। तो नेमेटोड में शरीर में गुहा कैसी होती हैं? देखो भाई, गुहा होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो जीव होते हैं अगुह्य जीव, अर्थात जिनके शरीर में कोई गुहा नहीं पाई जाती। दूसरे जीव होते हैं कूटगुह्य जीव, और कूटगुह्य जीव होते हैं इनके शरीर में वास्तविक गुहा नहीं पाई जाती, और गुहा होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती हैं। और तीसरे जीव होते हैं वो होते हैं प्रगुह्य जीव। कौन से जीव होते हैं? प्रगुह्य जीव होते हैं। तो ये पूछ रहा भाई, निमेटोड अर्थात आपके एस्के हेल्मिन्थीज में कौन सी होती हैं? तो उसमें होती है कौन सी? कूट गुहा। याद रखना, ये कूट गुहा केवल एक में ही पाई जाती है, और वो पाई जाती है किसमें? एस्के हेल्मिन्थीज में। तो इसमें स्यूडोसिलोम का मतलब होता है कूट गुहा, यूसिलोम का मतलब प्रगुहा, एसिलोम का मतलब अगुहा, हिमोसिल का मतलब ये तो जो रक्त भरा रहता है वो वाली गुहा होती है। तो इसमें क्या होता है? स्यूडोसिलोम होता है, अर्थात कूट गुहा वाले जीव होते हैं। कौन से? निमेटोड अर्थात एस्के हेल्मिन्थीज। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, केंचुआ। केंचुआ में उत्सर्जन हेतु कौन सी संरचना होती है? तो केंचुआ कौन से संघ का जीव है? अभी हमने पढ़ा है, केंचुआ एनेलिडा संघ का जीव होता है। और उसमें उत्सर्जन के लिए कौन सी संरचना होती है? नेमेटोसिस्ट नहीं रहे भाई, ये तो दंश कोशिकाएं हैं। अभी आपको बताया कौन से संघ के अंतर्गत हैं? नाइडेरिया में है। नेफ्रिडिया मेलपिगी नलिकाएं, ये तो कीट वाले में थी। ट्रेकिया ये नहीं है, ट्रेकिया तो होती नहीं है उत्सर्जन वाली, ये तो श्वसन से संबंधित है। तो नेफ्रिडिया होती है, वो होती है आपकी केंचुआ में उत्सर्जन वाली संरचना। इसका सही आंसर कौन सा हो गया है? नेफ्रिडिया। तो हमारे कितने प्रश्न हो गए हैं भाई? 34। केवल 6 प्रश्न और बच रहे हैं भाई, तो पूरा देखिए भाई। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से किसमें काइटिन, आपको बताया था काइटिन आधारित बाह्य कंकाल, काइटिन एकदम कठोर आवरण होता है। किसमें पाया जाता है काइटिन का कंकाल? आपको बताया था कि जो कॉकरोच होता है उसके बाहर की तरफ काले रंग का एक आवरण होता है, कठोर सा आवरण होता है, पंखों को ढक के रखता है। वो आवरण होता है वो किसका बना होता है? काइटिन का अर्थात। और वो कॉकरोच किसमें होता है भाई? ऑर्थोपोडा में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोर्डेटा में कौन से गुण सभी में अनिवार्य हैं? जब हम कोर्डेटा पढ़ते हैं तो उसमें एक हम डायग्राम पढ़ा था, और डायग्राम में हमने बताया था कि नोटोकोर तो होती ही होती हैं, और ये नोटोकोर होती है एकदम भरी हुई होती है ठोस अवस्था में, लेकिन उससे ऊपर की तरफ पृष्ठीय सतह की ओर एक खोखली संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं तंत्रिका रज्जु।
जैसे आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था उस टाइम में, तो अभी हम देख लेते हैं। ये तो इनकी आहार नाल हो गई है भाई, ये आहार नाल हो गई है, ये मुख हो गया है, और ये क्या हो गई है, गुदा, एनस। इसके यहां पर एक कठोर संरचना है, उसको तो हम क्या बोल देते हैं, उसको तो हम बोल देते हैं क्या, नोटोकोड। और उसके ऊपर की तरफ एक खोखली संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, पृष्ठीय भाग की तरफ पाई जाती है, और उसे बोलते हैं तंत्रिका रज्जु अर्थात नर्व कोड। तो ये दो संरचनाएं जरूरी हैं, सभी में होती हैं, अर्थात नोटोकोड और डोर्सल। डोर्सल का मतलब पृष्ठीय सतह की ओर, पीठ की ओर नर्व कोड पाई जाती हैं। बाकी संयुक्त उपांग, ज्वाला कोशिकाएं, बहिर्कंकाल, ये कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट देखो भाई, मेंढक में श्वसन किस माध्यम से होता है? तो देखो भाई, मेंढक पानी में भी रहता है, तो पानी में श्वसन होता है तो गलफड़े के द्वारा। मेंढक स्थल पर भी रहता है, स्थल में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा। और मेंढक सर्दियों में और गर्मियों में आपको दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि वो जमीन के नीचे चले जाते हैं, मिट्टी में। जब मिट्टी खोते हैं तो कई बार मेंढक निकलते हैं, तो वो मिट्टी में चले जाते हैं, और वहां पर क्या होती है उनमें, अर्थात सर्दियों में और गर्मियों में। तो गर्मियों में जाते हैं तब उसको बोलते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता, और सर्दियों में जाते हैं तब उससे बोलते हैं शीत निष्क्रियता। तो अब मिट्टी में जाएंगे तो अब वो शोषण लेना तो कर ही रहे हैं, तो उनमें शोषण ना तो फेफड़ों के द्वारा हो रहा है ना गलफड़ों के द्वारा। उस समय उनमें शोषण हो रहा है किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। तो तीन चीजों द्वारा हो रहा है, गलफड़े, त्वचा, फेफड़े। केवल त्वचा नहीं, केवल फेफड़े नहीं, त्वचा और फेफड़े नहीं, गलफड़े भी होते हैं, त्वचा भी होते हैं, फेफड़े भी। ये अलग अलग अवस्थाओं पे डिपेंड करते हैं। जल में रहेगा तब होगा गलफड़ों से, स्थल पर फेफड़ों से, और मिट्टी के अंदर रहेगा तब किससे? त्वचा से। कांटेदार त्वचा, अभी आपको बताए थे कांटेदार त्वचा है, कौन से संघ से संबंधित है? एकाइनोडर्मेटा। कौन से संघ से हो गई है? एकाइनोडर्मेटा। और आज के लास्ट दो प्रश्न, कोर्डेटा में रक्त संचार कैसा होता है? भाई सबसे उच्च संघ है, तो खुला परिसंचरण होगा कि बंद? तो मनुष्य है वो कोर्डेटा का ही तो है, तो कैसा परिसंचरण है हमारे पास? बंद परिसंचरण है। कैसा है? बंद। खुला नहीं, पूर्ण खुला नहीं, कोई नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। और अंतिम प्रश्न, प्रथम बार पूर्णतः स्थलीय जीवन किस समूह में विकसित हुआ? अर्थात ऐसा कौन सा समूह है जो पूर्ण रूप से स्थल पर रह सकता है? वर्ग में तो उभयचर तो पानी में भी रहते हैं और स्थल पर भी। पहला कौन सा है? वो आता है सरीसर्प अर्थात रेप्टिलिया। पक्षी भी रह सकते हैं पूरे के पूरे स्थल पे, स्तनधारी तो रहते ही रहते हैं, लेकिन पहला कौन सा था? सरीसर्प। बाकी पक्षी भी रहते हैं, स्तनधारी भी, उभयचर तो पानी में और दोनों में रहते हैं, लेकिन पहला पूछ रहा है पूर्णतः स्थलीय जीवन प्रथम बार, तो वो आ जाएगा किसमें? सरीसर्प में। तो ये थे जंतु जगत के वर्गीकरण से संबंधित परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और साथ साथ में यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हैं और आपको समझ में आया है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसके अलावा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब